बिहार में हमेशा देखा जाता है जातिवाद की राजनीति। मैं समीकरण मुस्लिम और यादव वोट बैंक आरजेडी के साथ में है। पिछड़ा यानी कि पिछड़ा वही यादव हो गया, अति पिछड़ा नीतीश जी का वोट बैंक माना जाता है और स्वर्ण जाति के जो है बीजेपी को जो है माना जाता है। और आपका जो जन स्वराज यहाँ पे आ गया है, इन्हें कौन सी वर्ग का जो है वोट बैंक मिलेंगे? देखिए, अभी जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है और उसके जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर प्रशांत किशोर जी का मानना है कि केवल जमीन या शिक्षा ये सब संपत्ति का बंटवारा हो जाए, इससे समानता नहीं आ जाएगी। जब तक राजनीतिक रूप से सभी वर्गों को उनके आबादी के अनुसार उनको अगर हिस्सा नहीं दिया जाएगा तब तक समानता नहीं आ सकती है। और इसी को आधार मान करके जनसुराज जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी राजनीति में देने की बात किया है और इस आधार पर सभी वर्गों के वोट इनको मिलेगा। आप जो कह रहे हैं जो माई समीकरण है लालू जी के साथ, अति पिछड़ा वोट है नीतीश जी के साथ, या सवर्ण वोट है बीजेपी के साथ, तो अभी हाल में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसके कुछ ही दिनों के बाद वहाँ रुपौली में उपचुनाव हुआ। बिल्कुल आपने देखा जो कैसे सभी वर्गों का वोट लेकर के पप्पू यादव चुनाव जीते। वहाँ कोई माई समीकरण या कोई अति पिछड़ा या कोई अगरा ये सब नहीं चला। सभी वर्गों का वोट उनको मिला और वो चुनाव जीते। और उससे भी ज्यादा सटीक उदाहरण आपको रुपौली विधानसभा का मिलेगा, जहाँ अति पिछड़ी जात के कैंडिडेट बीमा भारती जी आरजेडी के उम्मीदवार हुए थे। इससे पहले वो लगातार 5-6 बार से वहाँ की विधायक रही थी। जदयू से निर्दलीय कई पार्टी जीती थी एक बार। लेकिन जब उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा तो वहाँ लोग उनको नकार दिया। वहाँ उन्होंने आरजेडी को नकार दिया, वहाँ उन्होंने जदयू को नकार दिया और वहाँ उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को वहाँ से चुनाव जिता दिया। जबकि उनकी कितनी जात की आबादी है, राजपूत कितना है वहाँ, 5-7 हज़ार वोट है। लेकिन वहाँ उनको मुसलमान का भी वोट मिला, अति पिछड़ा का भी वोट मिला, सवर्ण का भी वोट मिला, सभी वर्गों का वोट मिला। आप देखने नहीं बिहार में क्या बदलाव हो रहा है। अब वो जात पात और उस घेरे में लोग नहीं है, अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। और इसका उदाहरण आप छपरा में भी एमएलसी का चुनाव हुआ था तो उसमें भी आप देखे जो प्रशांत किशोर जी ने जिनको खड़ा किया वो जीते। अगर वही पुराने लकीर की बात होगी तो प्रशांत किशोर जी को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि लालू जी ने कुछ काम नहीं किया। लालू जी जिस काम के लिए आए उन्होंने समाज में गरीब दलित शोषित वंचितों के मुंह में आवाज दी, लेकिन उसको उन्होंने विकास और शिक्षा इस सब से नहीं जोड़ा। और उस समय में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि बाकी जो लोग जिनको लालू का जिन्न कहा जाता था, जिन वोटरों को, वो वोटर अपने को असुरक्षित वहां महसूस करने लगे। अगर उनको साथ लेकर के चला जाता तो समता पार्टी और ये इधर का जदयू का जन्म ही नहीं होता। लेकिन उसी से निजात पाने के लिए लोगों ने नया विकल्प बनाया जदयू के रूप में, समता पार्टी के रूप में, और नीतीश कुमार जी उसके नेता बने। उन्होंने भी अपना कार्यकाल में अच्छे काम सब किए हैं, ऐसी बात नहीं वो काम नहीं किए। उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाई, नाली गली सड़क का कुछ काम हुआ। लेकिन उनके राजपाट में जैसे उस समय गुंडागर्दी होता था गुंडों के द्वारा, आज हो रहा है अफसरों के द्वारा। क्योंकि आज अफसर के द्वारा इस ढंग से मनमानी होती है कि कहीं बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होता है और कोई भी जनप्रतिनिधि की बात पदाधिकारी लोग नहीं मानते हैं, जिसके कारण जनता त्रस्त है और वो चाहती है कि बदलाव हो। अब मैं बात करने वाला हूं फुलपरास विधानसभा का, जो कि आपका जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। यहाँ का परिस्थिति कैसा कैंडिडेट हो, क्योंकि अभी आपने बोला है कि काबिलियत की बात बताया आपने, जो काबिल होंगे उनको चयन करेगा, उसको मैदान में उतारेगा। लेकिन मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अब तक के इतिहास में, जो काबिल है, चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा, निर्दलीय जो भी,
उसका जमानत जब्त होता है। फुलपरास विधानसभा का स्थिति परिस्थिति के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, फुलपरास विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के बारे में मैं कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी रणनीतिकार रहे। इसके बाद 2015 में लालू नीतीश जी के भी रणनीतिकार रहे। अभी ममता बनर्जी के भी रणनीतिकार रहे, चंद्रबाबू नायडू के भी रणनीतिकार रहे। अभी वहाँ कई लोगों के रणनीतिकार रहे और जहाँ भी उन्होंने जिनके साथ रणनीतिकार बन के रहे वहाँ उस पार्टी को विजय दिलाए। तो आप सुने होंगे प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं जो चुनाव कैसे जीता जाएगा ये जवाबदेही उनकी है। आप समाज से केवल अच्छे लोगों को निकाल करके दीजिए, चाहे उनके पास पैसा रहे या न रहे, चाहे उनकी जाति की संख्या रहे या न रहे, वो अच्छा आदमी केवल आप निकाल करके दीजिए। चुनाव प्रबंधन और जिताने की जवाबदेही प्रशांत किशोर जी का है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि चुनाव की रणनीति उनकी एक अलग रणनीति है। वो केवल चाहते हैं कि यहाँ से अच्छे लोगों का चयन हो। इसीलिए आम आदमी से भी मैं कहता हूँ जी, इस समझ के लोग आम आदमी को अच्छे लोगों का चयन में सहयोग ना करें कि ये चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव जिताना, व्यवस्था करना वो प्रशांत किशोर जी का काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक ही नहीं, मैं हर विधानसभा में 6 महीना पहले ही 5-7 संभावित उम्मीदवारों की घोषणा करूंगा और उस पर मैं लोगों से राय लेता रहूंगा और जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जिनके बारे में जनता की सबसे अच्छी राय होगी, सर्वाधिक राय होगी, उसी को विधानसभा में प्रत्याशी उतारेंगे। जी, तो अच्छा, वो 5-7 लोगों में फुलपरास विधानसभा में आप कहीं पे है, आपका इच्छा है? क्या आप अपने बारे में कुछ बताए हैं क्या कि नहीं? नहीं जी, हम लोग इसमें कुछ नहीं बताते, इसमें अपने बताने से कुछ नहीं होता है। जी, ये तो लोगों के बीच से राय जाएगी ना। जी, जी, अपने से अगर लोग राय देंगे तो सब लोग चाहते हैं हम चुनाव लड़ें। सब जो भी राजनीति करते हैं सबकी इच्छा होती है हम चुनाव लड़ें, लेकिन केवल अपने राय से नहीं होता है। यहाँ जो जनसुराज का मापदंड है, जो आपके बारे में लोगों की क्या राय है जी, वो उनका कई तरह की टीम उनका मॉनिटरिंग करती है और विभिन्न जगहों से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनके पास राय एकत्रित होता है और जो मापदंड वो रखते हैं उस मापदंड पर जो खरा उतरेंगे वही उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्तिगत रूप से ये मानना नहीं होता है कि मैं ही उम्मीदवार हूँ। लेकिन अगर पार्टी में अगर जनसुराज के लोगों के द्वारा अगर मुझे भी कहा जाएगा तो मैं क्या राजनीति में हूँ तो चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए ही यहाँ जनसुराज में आया हूँ। ये जनसुराज की मान्यता है। जनसुराज के मापदंड के अनुसार जो भी उम्मीदवार होगा उसको मैं उसी अपने निष्ठा के साथ मदद करूंगा। जी, जी, अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा है और लोगों को भी ज़रूर होगा। जो 5-7 लोग बोले हैं कि हम घोषणा करेंगे लोगों को, संभावित उम्मीदवारों को, तो क्या वो जो अभी जनसुराज के सदस्य हैं किसी न किसी रूप में, उन्हीं को तजब्बो दिया जाएगा, या जो अभी नहीं है, बाहर दूसरे दल में है या सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, या यानी कि जनसुराज से अभी तक किसी भी तरह का सदस्य और जुड़ाव नहीं है उनका, वो भी हो सकता है? देखिए, उसमें जो पार्टी का जो मापदंड होगा उम्मीदवार का, उसमें है जो उसका एक मापदंड बना है जो कम से कम इतने सदस्य 5000 सदस्य, संस्थापक सदस्य या सक्रिय सदस्य के द्वारा अगर उनके नाम के बारे में प्रस्ताव किया जाएगा तो उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। नहीं तो वो यानी कि जो किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है जनसुराज से, वही हो सकते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। जो जुड़ा बाहरी से नहीं, जो जुड़ा हुआ है, जिस दिन तक घोषणा होगी उससे पहले अगर वो इसमें जुड़े हैं और इतने जितना मापदंड होगा जो मिनिमम इतने सदस्यों का उनको समर्थन होना चाहिए उसके लिए, तो अगर वो जुड़ते हैं, उसको इतने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है तो वो मेंबरी के लिए अपना दावेदारी कर सकते हैं।
जी। ऐसा नहीं है कि टिकट बटते दिन तक यहाँ दूसरे पार्टी में जो होता है जो दूसरे हाँ, दल में वही है जानना और चाह रहे यहाँ हैं। पार्टी में आए और सिंबल मिल गया, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी व्यवस्था जनसुराज में नहीं है। नहीं है। जी जी जी, यही कन्फ्यूजन हम दूर करना चाहते। तो अभी हमने बातचीत किया है राम कुमार जी से और बेबाकी के साथ, और बहुत कुछ इन्होंने बताया है जो लोगों को मालूम नहीं होगा, आज मालूम चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आगे भी इनसे हम बातचीत करेंगे, कार्यक्रम जब आयोजन ये किसी तरह का करेंगे जन स्वराज के द्वारा या वैसे भी करते रहते हैं क्योंकि सामाजिक आदमी है, तो यह भी दिखाने का कोशिश करेंगे। अभी तक बस इतना है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।